Assalamu alaikum dear students. Welcome to National Chemistry Talent Contest 17. I am Dr. Syed Muhammad Saad. Today it is my 8th lecture in this series, and today we will discuss the properties and synthesis of alkenes. Okay, thank you for the correction. It's not the 8th, it's the 9th lecture. ये टॉपिक्स हैं जो हमें आज कवर करने हैं या आज और अगले लेक्चर में। इंट्रोडक्शन है, फिर सिस ट्रांस एल्कीन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर ईजी एल्कीन के बारे में, और फिर इसकी स्टेबिलिटी, और फिर इस तरह और अपने आप को एडवांस करते चले जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है। एल्कीन्स हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और मैं आपको बता चुका हूं कि हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। कोई भी एक ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या और भी कोई एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में आ गया तो वो हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, अब हाइड्रोकार्बन में फिर फर्दर जो टाइप्स होती हैं, क्लासिफिकेशन होती है, उसमें एक एल्केन होता है, ठीक है, जिसमें तमाम कार्बन जो है वो सैचुरेटेड बॉन्ड बनाता है, यानी कोई पाई बॉन्ड नहीं होता। अच्छा, फिर एल्कीन होता है, एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आता है, ठीक है। एल्काइन होता है जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो तीन तो यही हो गए, एल्केन एल्कीन एल्काइन। और बताता हूं आपको, एक एरीन होता है। एरीन एरोमेटिक कंपाउंड और सिर्फ हाइड्रोजन कार्बन कंटेनिंग हो, ठीक है। यानी कि सबसे कॉमन तो बेंजीन है जो इस कैटेगरी में आएगा। उसके बाद फिर नेफ्थेलीन है, फिर एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, और फिर बहुत सारे और हैं। यानी रिंग्स आप ऐड करते चले जाएं, या फिर आप रिंग का साइज एक्सपेंड कर दें, लेकिन हक्कल रूल फॉलो होता रहे। वो हर एक अलग टॉपिक है, क्या एरोमेटिसिटी के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, तो वो आपको एरीन्स कहलाते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर किसी कार्बन चेन में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, मतलब जैसे कि दो डबल बॉन्ड है, तो टेक्निकली उसको हम एल्कीन नहीं कहते, हम उसको डाइईन कहेंगे उस मॉलिक्यूल को। तीन डबल बॉन्ड्स होंगे तो ट्राइईन कहेंगे, ठीक है। ये बात जहन में रखिएगा। अच्छा, फिर डाइईन में मैं आपको एक बात बताऊंगा, ठीक है, कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होते हैं, जब दो डबल बॉन्ड हैं, वो या तो एक ही कार्बन को शेयर कर रहे होंगे, या वो ऑल्टरनेट होंगे, यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या फिर दूर दराज होंगे किसी रिमोट फंक्शन पोजीशन पे। तीन पॉसिबिलिटीज है डाइईन की। फिर उनके भी नाम होते हैं। वो डाइईन जिसमें कार्बन 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 डबल बॉन्ड लगातार होता है, यानी कि एक कार्बन की एक तरफ डबल बॉन्ड कार्बन और उल्टी तरफ दूसरी साइड भी डबल बॉन्ड कार्बन हो, उसको क्यूमुलेटेड डाइईन कहते हैं। और अगर ऑल्टरनेट हो, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसको कॉन्जुगेटेड डाइईन कहते हैं। और अगर दूर दूर हो, यानी एक सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा की स्पेसिंग हो, दो या एटलीस्ट दो या जो भी हो, इसको आइसोलेटेड डाइईन कहते हैं। तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ डाइईन्स, ठीक है। यानी कि तीन ही कॉम्बिनेशन हमारे पास हो सकते हैं डाइईन के। अच्छा, बहरहाल एल्कीन का ओल्ड नेम होता है ओलिफिन। ओलिफिन का मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग गैसेस, ठीक है। ये कुछ ऐसे एल्कीनिक स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको नेचुरल कंपाउंड में मौजूद होते हैं। यानी ये विटामिन ए है, ये कोलेस्ट्रॉल है। अब पहले कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं। इसमें देखें, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये तो है ट्रू एल्कीन कोलेस्ट्रॉल। विटामिन ए में जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो है, लेकिन देखें ऑल्टरनेट है, यानी ये फिर यहाँ पर है, यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और इस तरह टोटल 5 डबल बॉन्ड्स हैं जो कॉन्जुगेटेड है। तो ये टेक्निकली जो है ये एल्कीन नहीं, ये पेंटा डाइईन है, ठीक है। देखिए, चूंकि इसको एल्कीन में इसलिए शो कर दिया कि कुछ रिएक्शंस एल्कीन और डाइईन या ट्राइईन के कॉमन होते हैं, कुछ में ना एडिशनल रिएक्शंस होते हैं इजाफी, यानी जो स्पेसिफाइड होते हैं सिर्फ डाइईन या ट्राइईन वगैरह के लिए, जो एल्कीन में नहीं होते, ठीक है।
इसलिए मैं ये फर्क बता रहा था आपको। बहरहाल फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो बिल्कुल एल्केन जैसी होती हैं, मतलब नॉन पोलर। ठीक है। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर डाइईन के बारे में दोबारा बता दीजिए। डाइईन्स तीन किस्म के होते हैं। एक कहलाती है क्यूम्यूलेटेड डाइईन, एक होता है कॉन्जुगेटेड डाइईन, और एक होता है आइसोलेटेड डाइईन। क्यूम्यूलेटेड डाइईन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और वो उस दूसरा भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दोनों एक ही कार्बन में से शेयर हो रहे होते हैं। अच्छा, दूसरा फिर ये है कि अगर ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होते हैं, डॉक्टर साहब मैं अभी करता हूँ आपको होस्ट, ठीक है। ऑल्टरनेट कार्बन कार्बन का डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं तो उसको कॉन्जुगेटेड डाइईन कहते हैं, और अगर दूर दूर होते हैं तो उसको हम आइसोलेटेड डाइईन कहते हैं। अच्छा, ये स्टूडेंट एक पूछ रहे हैं कि विटामिन ए पेंटाडाइईन कैसे है। बेसिकली ये पेंटाडाइन नहीं है, यू आर वेरी करेक्ट, सॉरी मैंने पेंटाडाइन की टर्म यूज की थी। इट्स पेंटाइन, इट्स नॉट पेंटाडाइन, इट्स पेंटाइन, क्योंकि डाई का मतलब तो दो होता है। ठीक है, तो वो दो इन तो नहीं है, ये तो 5 इन है, तो यू आर राइट, इट्स पेंटाइन नॉट पेंटाडाइन। पेंटाडाइन कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी नहीं है। थैंक यू फॉर द करेक्शन। अच्छा, ओके, सॉल्युबिलिटी की जहां तक बात की जाए तो चूंकि एल्कीन्स नॉन पोलर इन नेचर हैं तो फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबलाइज होंगे। और नॉन पोलर क्यों है? क्योंकि इनमें कोई पोलर बॉन्ड नहीं है। और पोलर बॉन्ड क्या होता है? जब किसी ऐसे दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बने जिन दो एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हो, इसकी वजह से उसमें पोलैरिटी डेवलप हो जाती है उस मॉलिक्यूल में, और फिर वो बॉन्ड पोलर हो जाता है। ठीक है, जैसे कि CO बॉन्ड होता है, या HO बॉन्ड होता है, या CN बॉन्ड, या HN बॉन्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। अच्छा, डेंसिटी भी इनकी लो होती है। और ये जो शुरू के तीन एल्कीन्स हैं, C2, C3, C4, यानी इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन, ये गैसेस होती हैं रूम टेम्परेचर पे, और फिर ग्रेटर देन 4 यानी पेंटीन एंड सो ऑन, फिर ये लिक्विड होते हैं, और फिर आगे चल के 16-15 पे जाके फिर ये सॉलिड पे होना शुरू हो जाते हैं। और ये भी लॉजिकल है पैटर्न, क्योंकि आप जानते हैं कि जो लोअर चेन्ड एल्कीन्स होंगी उनकी जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो कमजोर होंगी, वीक होंगी, जिसकी वजह से वो गैसेज है रूम टेम्परेचर पे। जैसे जैसे चेन लेंथनिंग होती रहेगी, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रेंथन होती रहेंगी, और उसकी वजह से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, सेम पैटर्न, सेम ट्रेंड जैसे एल्केन का होता है। अच्छा, अब बात करते हैं सिस ट्रांस एल्कीन की, और उसके बाद बात करेंगे इजी सिस्टम की। पहले सिस ट्रांस, ये हम बात वैसे कर चुके हैं जब हम नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स पढ़ रहे थे, तो इसलिए ज्यादा टाइम मैं कंज्यूम नहीं करूंगा इस पे। 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स के लिए इस्तेमाल होता है ये जो सिस्टम है नॉमेनक्लेचर का। और इसमें ये होता है कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, जिसको ओलिफिनिक बॉन्ड भी कहते हैं, यस एल्कीनिक बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो ओलिफिनिक बॉन्ड जो है, आप देखें ये इसमें दो कार्बन है ऐसी जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो इस पे कोई ऐसा ग्रुप हो जो दूसरी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे भी कॉमन हो, यानी सिमिलर ग्रुप हो। जैसे कि इस केस में यहाँ पे HCl है इस कार्बन पे, पहली कार्बन मॉलिक्यूल की पहली कार्बन पे, और दूसरे कार्बन पे HBr है, तो H कॉमन हुआ जिसको हमने रेड कलर से हाईलाइट किया। ये जो दो सिमिलर ग्रुप्स हैं, ये अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, डबल बॉन्ड के प्लेन के अपोजिट, जैसे एक नीचे की तरफ है एक ऊपर की तरफ है, तो जरूरी नहीं कि आप इस तरह रट लें कि नीचे और ऊपर, वो तो मॉलिक्यूल की इस वक्त ओरिएंटेशन ऐसी है। अगर मैं मॉलिक्यूल को ये वर्टिकली बना दूं, यानी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को यूं वर्टिकल बना दूं, तो फिर मैं ऊपर नीचे हाइड्रोजन नहीं कह रहा हूँ, फिर मैं लेफ्ट राइट कह रहा हूँ। तो मकसद कहने का ये है कि आप इस तरह नहीं याद करें कि सर एक ऊपर ग्रुप हो एक नीचे हो, आप ये बोले भाई दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अगर है डबल बॉन्ड के तो उसको हम ट्रांस कहेंगे, और अगर सेम साइड पे ग्रुप्स हैं तो हम इसको सिस कहेंगे। ठीक है,
और इसके अलावा बाकी फिर नॉमेनक्लेचर हम पढ़ चुके हैं। 2 कार्बन की चेन है तो इथीन कहेंगे, और अब 1 इसको कहें, इस कार्बन को, या इसको कहें, ये फैसला होगा क्योंकि दोनों हेलोजन सेम नेचर के हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे होगा। ब्रोमो और क्लोरो में बी पहले आता है तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो इथीन, और ट्रांस पहले लिखेंगे और फिर हाइफन आएगा, और ट्रांस और सिस इटैलिसाइज होता है। चूंकि ये एक ही डबल बॉन्ड इसमें मौजूद है और कोई कार्बन नहीं है, तो हमें जरूरत नहीं है कि हम डबल ट्रांस इसको लोकेट करें कि कौन सी वाली कार्बन ट्रांस है या सीस है, क्योंकि कार्बन ही 2 हैं जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है, तो इसलिए डायरेक्ट ट्रांस कह दिया। अगर ये 5 कार्बन की चेन होती और बीच में कहीं पे यानी जैसे मिसाल के तौर पे दूसरी और तीसरी कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड दरमियान डबल बॉन्ड बनता और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होती या सिस भी होती, तो तब आपको ये बात भी लोकेट करना पड़ती है अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होते तो, कि 2 कार्बन जो है वो ट्रांस है और 4 जो है वो सिस है, वॉट एवर, इस तरह करके जो 3 जो है वो 4 जो है वो सिस है, अगर 6 कार्बन होते तो। अच्छा खैर, और एग्जाम्पल्स हैं, देखिए ये ट्रांस है, बिल्कुल है रेड वाला, रेड ग्रुप्स की वजह से भी या ब्लैक हाइड्रोजन की वजह से भी, और ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो सिस है क्योंकि इसमें दोनों इथाइल एक साइड पे होगा या दोनों हाइड्रोजन एक साइड पे होगा। अभी पहले यहाँ पे देखिए जो तीसरी एग्जाम्पल है, ये जो पहला केस है ये ट्रांस है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन, और दूसरे केस में सिस है। यहाँ मैं एक बात और ऐड करूं, जो इक्वेशन जो स्ट्रक्चर्स 2 हैं, सेकंड इक्वेशन 2 जो है स्ट्रक्चर है, उसमें दोनों सेम ग्रुप से, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट से भी आप ट्रांस कह सकते हैं और इथाइल इथाइल की रिस्पेक्ट से भी कह सकते हैं, जबकि नीचे वाले में आप सिर्फ हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट से कह सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि कभी कभी एक पेयर भी सेम होता है, कभी दोनों पेयर भी सेम हो सकते हैं, ठीक है, यानी कम से कम एक पेयर तो सेम होना ही होना चाहिए। अच्छा, अब आप समझ रहे होंगे कि अगर कोई एक पेयर भी सेम ना हो, मतलब कि या तो चारों ग्रुप्स डिफरेंट हो, यानी ये जो CH2Br है, फर्ज करें ये CH2Br ही रहने दे, ये हाइड्रोजन रहने दे, इस H को मैं मिथाइल कर दूं, लेट सपोज CH3, तो ये चारों ग्रुप डिफरेंट हो जाएंगे, उस सूरत में सिस ट्रांस नहीं आ पाएगा। तो उस सूरत में हमें हमारे पास एक नया नॉमेनक्लेचर आएगा, इजी नॉमेनक्लेचर सिस्टम, वो अभी थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला है और वो थोड़ी देर बाद आ गई है। तो ये यही कह रहे हैं कि जो ट्राई और केसेस होते हैं, या आपके सामने एग्जाम्पल में ये रहा जो मैं आपसे भी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि चारों ग्रुप्स डिफरेंट है, अब आप इसको सिस ट्रांस नहीं कह सकते। हाँ, आप जबरदस्ती फिट करने वाली बात है तो आप ये कहें कि क्लोरीन जो सिस है मिथाइल की रिस्पेक्ट से, क्योंकि क्लोरीन और मिथाइल एक ही साइड पे आ रहे हैं, क्लोरीन ट्रांस है ब्रोमीन की रिस्पेक्ट से, ठीक है, या उल्टा कह लें ब्रोमीन सिस है हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट से, ब्रोमीन ट्रांस है क्लोरीन की रिस्पेक्ट से। तो ये कितना कंफ्यूजिंग है कि आपको रेफरेंस देकर बात करना पड़ेगी, यानी कोई एब्सोल्यूट बात नहीं कर सकते आप, रिलेटिव बात होगी, जबकि सिस ट्रांस तो आपका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होती है, मतलब एब्सोल्यूट फॉर्म में आप इसको बोल रहे होते हैं, एक्सक्लूसिव होता है किसी मॉलिक्यूल के लिए, आपको किसी एक की रिस्पेक्ट से कंपेयर नहीं करना होता, वंडर्स टू टेक दो सिमिलर ग्रुप्स सेम साइड पे, तो सिस वरना ट्रांस। तो इस सिस्टम आया जिसका नाम था CIP कन्वेंशन, यानी केहन इनगोल्ड प्रिलॉग, ये 3 साइंटिस्ट के नाम हैं। इन्होंने एक रूल्स डिवाइस किए, और वो रूल्स ये थे कि जब किसी एक पर्टिकुलर sp2 कार्बन पे जो 2 ग्रुप्स लगे होते हैं, उनमें जो इमीडिएट एटम्स जिससे वो sp2 कार्बन कनेक्टेड होती है, उसके एटॉमिक नंबर की बेसिस के ऊपर आप जो है वो डिसीजन लेते हैं, ठीक है। अगर जिसका हायर एटॉमिक नंबर होगा उसको आप हाई प्रायोरिटी कहेंगे, जिसका लो होगा उसको आप लो प्रायोरिटी कहेंगे, या आप एक कार्बन को डिसाइड करेंगे, यही फिर आप दूसरे का sp2 कार्बन पे भी हाई और लो प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। बाद में आप ये चेक करेंगे कि 2 हाई प्रायोरिटीज, यानी दोनों एडजेसेंट कार्बन या दोनों sp2 हाइब्रिडाइज जो एडजेसेंट कार्बन हैं, इनकी जो दोनों की हाई हाई प्रायोरिटीज है वो सेम साइड पे एग्जिस्ट करती हैं या अपोजिट साइड पे करती हैं। अगर वो सेम साइड पे करती हैं तो आप Z आइसोमर्स कहेंगे, अगर वो अपोजिट साइड पे एग्जिस्ट करती हैं तो आप उसको E आइसोमर कहेंगे, ठीक है। मैं आप इतनी सारी बात जो बताइए वो बेहतर है कि एग्जाम्पल दिखा के समझाऊं तो आपको फौरन समझ में आ जाएगा। सिर्फ मैं ये बातें बता दूं कि जी का मतलब, जी एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है टुगेदर, यानी जुसेमैन बेसिकली वर्ड है, जी इसकी एब्रीविएशन है, और इंड गेगिन या ई इसका मतलब होता है अपोजिट, ठीक है।
एग्जाम्पल से बात करते हैं। अभी ये दो sp2 कार्बन है, देखिए ये अब गौर से मेरी बात सुनिएगा। इस कार्बन पे क्लोरीन है और H है, यानी कार्बन 1 पे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, हाइड्रोजन का कम होता है, तो क्लोरीन की जो प्रायोरिटी है वो ज्यादा हो जाएगी हाइड्रोजन से, कार्बन 1 पे। और कार्बन 2 पे क्या है, ये ब्रोमीन से कनेक्टेड है और ये डायरेक्टली सी से कनेक्टेड है, कार्बन से ना, फिर वो सी फर्दर 3 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, वो एक अलग बात है। तो ब्रोमीन की प्रायोरिटी ज्यादा होगी कार्बन से, बिकॉज ब्रोमीन हैज हायर एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो अब ये देखिए कि पहली sp2 कार्बन में हाई प्रायोरिटी यहां पर है, दूसरी sp2 कार्बन में हाई प्रायोरिटी नीचे की तरफ है, यानी दोनों कार्बन पे जो हाई प्रायोरिटाइज ग्रुप्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, अब अपोजिट डायरेक्शन होने का मतलब क्या हो जाएगा, ई कॉन्फ़िगरेशन। अगर दो हाई प्रायोरिटाइज ग्रुप सेम डायरेक्शन में होते तो हम उसको जी आइसोमर कहते हैं। ठीक है, वी क्वेश्चन लिखते हैं मोहम्मद याहया फ्रॉम कोयटा, वी ओनली कंसिडर द mass ऑफ कार्बन और द होल मिथाइल। नहीं याया, हम सिर्फ कार्बन का मास कंसिडर करेंगे, पूरे मिथाइल का नहीं करेंगे। हम सिर्फ उस पर्टिकुलर एटम को फोकस करते हैं जो उस sp2 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी सिर्फ कार्बन को देखेंगे आप, H3 को नहीं, H को नहीं देखेंगे। अच्छा, अब कुछ ऐसे केसेस आएंगे, अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा, कि जिसमें टाई पड़ जाएगा, यानी दोनों तरफ से एक ही एटम आ रहे होंगे, तो स्पेस में क्या करेंगे। बहरहाल, अगर ये जी है पहला मॉलिक्यूल, तो मैं सिर्फ ब्रोमीन और मिथाइल को इंटरचेंज कर दूं तो यकीनन ये जी बन जाएगा, क्योंकि अब दो हाई प्रायोरिटाइज ग्रुप यानी क्लोरीन और ब्रोमीन सेम साइड पर आ गए। ये एग्जाम्पल देखते हैं, देखें इधर क्लोरीन की प्रायोरिटी ज्यादा है हाइड्रोजन के मुकाबले में, इधर भी क्लोरीन की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो दो हाई प्रायोरिटाइज ग्रुप अपोजिट साइड पे हैं, तो ये ई आइसोमर हो जाएगा। और ये सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर से भी जा सकता है, क्योंकि सिस ट्रांस में सिमिलर ग्रुप देखना होता है। तो अच्छा, दूसरा देखते हैं मॉलिक्यूल, इसमें पहली कार्बन पे ब्रोमीन है और क्लोरीन है, ब्रोमीन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है क्लोरीन से, और इधर क्लोरीन और हाइड्रोजन है तो क्लोरीन की ज्यादा होती है, तो ये दो हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड पे हो गए। ठीक है, तो ये आपका जी आइसोमर हो जाएगा। अब इस तरह और भी देख सकते हैं, आपके सामने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ये इसमें अगर मैं कार्बन 3 और कार्बन 4, क्योंकि ये दो ही कार्बन है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और जिसकी इजी कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है। कार्बन 3 जो है वो डायरेक्टली Br से कनेक्टेड है, ब्रोमीन से, और कार्बन से कनेक्टेड है, क्योंकि ये CH2 है तो कार्बन से मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो Br का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है C के मुकाबले में, ये लिखा हुआ है C3 में, तो यहाँ हाई प्रायोरिटी इसकी हो गई। ठीक है, और इधर देखें यहाँ टाई पड़ गया, ये मैं बात करना चाह रहा था आपसे, क्योंकि चौथी कार्बन के साथ ये कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पे भी कार्बन लगा हुआ है, तो ये सेम है। तो फिर हम अगला मेंबर देखेंगे। अब ये जो 5 नंबर है, यानी ये कार्बन, इसके साथ दो हाइड्रोजन हैं इस 5 नंबर के साथ, और एक कार्बन है डायरेक्टली कनेक्टेड। जबकि जो 4 नंबर के साथ कार्बन है, ये वाली, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, बल्कि 3 कार्बन हैं, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो इस हिसाब से प्रायोरिटी ऊपर वाले ग्रुप को मिलनी चाहिए, जिसका नाम होता है टर्शरी ब्यूटाइल, नीचे वाले ग्रुप के मुकाबले में। ठीक है, तो मकसद कहने का ये है कि अगर sp2 कार्बन के बाद दो एटम्स की जो का एटॉमिक नंबर अगर सेम हो, यानी सेम एटम मौजूद हो, तो हम अगला मेंबर की तरफ जाते हैं, कि वो अगर सेम है तो हम जाते रहते हैं जब तक हमें कोई डिफरिंग पॉइंट ना मिल जाए, जहां पर डिफर होना ना शुरू हो जाए। ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में टर्शरी ब्यूटाइल की प्रायोरिटी ज्यादा होगी इनके मुकाबले में। अब ये एक स्टूडेंट सवाल पूछते हैं, मैं इनका जवाब बिल्कुल दूंगा। सॉरी, ये कहते हैं, लेट मी सी वेयर इज द स्क्रीन ऑफ दिस चैट बॉक्स। सर, इफ एट वन कार्बन one chlorine is attached and on two carbon two chlorine are attached, then how to tell cis and trans?
देखिए भाई, सिस ट्रांस तो सीधी सी बात है, सिमिलर ग्रुप्स को डिफाइन करता है कि सिमिलर ग्रुप सेम साइड पर है या अपोजिट साइड पर है। ठीक है। तो अब आप मुझे कोई स्पेसिफिक एग्जांपल बताएं मॉलिक्यूल की, तो मैं आपको बता दूंगा कि उसका सिस ट्रांस क्या होगा। अच्छा, रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ एल्कीन्स। सिस और ट्रांस एल्कीन जो होता है ना, उनकी स्टेबिलिटी सेम नहीं होती है और होनी भी नहीं चाहिए। देखें, पहला मॉलिक्यूल सिस है क्योंकि दो आर ग्रुप सेम साइड पर है, दूसरा मॉलिक्यूल ट्रांस है। ठीक है। अब आप खुद देखिए कि अगर ये आर, दोनों आर कोई बल्की ग्रुप्स हों, बल्की से मेरा मतलब है टर्शियरी ब्यूटाइल है, ठीक है, या फिर कुछ और है। सर प्लीज एक्सप्लेन एग्जाम्पल अगेन, द वन विद द टर्शियरी ब्यूटाइल एंड द एन ब्यूटाइल। ओके, तो ये बात हो रही है। तो ये आर अगर दो बल्कि ग्रुप होंगे और सेम साइड पे होंगे तो इनमें क्राउडिंग तो होगी ना, एक हिंड्रेंस आएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसकी वजह से ये जो सिस आइसोमर है वो लेस स्टेबल हो जाएगा, और जो ट्रांस आइसोमर है जिसमें कोई हिंड्रेंस नहीं आ रहा, वो मोर स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर आपसे कोई पूछता है सिस और ट्रांस आइसोमर में रिलेटिवली कौन स्टेबल ज्यादा होता है, तो ट्रांस आइसोमर ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसमें कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता। अच्छा, अब हीट ऑफ रिएक्शन की बात कर लेते हैं, क्योंकि हीट ऑफ रिएक्शन ही बेसिकली स्टेबिलिटी को डिफाइन करती है। पहले मैं बता देता हूँ क्या है। सीधी सी बात है कि अगर कोई एल्कीन है, उसको आपने हाइड्रोजनेट किया, मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल उस पर ऐड किया, यकीनन किसी कैटलिस्ट की मौजूदगी में, यानी रिडक्शन कर दी, तो वो एल्केन बन जाएगा। और ये रिएक्शन हम पहले बात कर चुके हैं जब हम एल्केन की प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम, तीन मेटल बताए थे, हाइड्रोजन गैस और मुख्तलिफ टेम्परेचर्स और मुख्तलिफ प्रेशर के ऊपर ये रिएक्शन होते हैं, और एल्कीन से एल्केन बनता है सेचुरेशन होने के बाद। तो वही बात है। तो जब ये रिएक्शन होता है ना, तो चूंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हीट इवॉल्व करता है, रिलीज करता है। ठीक है। और उसका निशान या सिंबल नेगेटिव साइन होता है। और कितनी कर रहा है ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, 120 किलो जूल कर रहा है पर मोल। और नेगेटिव का मतलब है कि रिलीज कर रहा है। अगर नेगेटिव साइन नहीं होती, इसका मतलब है उल्टा आपको देना पड़ती इतनी एनर्जी इस मॉलिक्यूल, इस रिएक्शन को कराने के लिए। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब इस छोटी सी थ्योरी को जो स्क्रीन पर नजर आ रही है, इसको यहां अप्लाई करते हैं। ये तीन डिफरेंट एल्कीन्स ली हैं, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है क्योंकि एल्कीन के साथ एक एल्काइल लगा हुआ है। अच्छा, सब्स्टिट्यूटेड से मतलब एल्काइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन होता है, ये बाय डिफॉल्ट पाथ है। वरना हाइड्रोजन तो यहाँ मौजूद है ही, लाजमी बात है। यहाँ पे ये लाइन एंगल फॉर्मूला है जो मैंने पहले दिन से कहा था, हाइड्रोजन यहाँ मौजूद है और यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन मौजूद है। लेकिन बहरहाल हम सिर्फ एल्काइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन को कंसिडर करके लफ्ज बोलते हैं। तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। दूसरी और तीसरी एल्कीन जो है वो डाई सब्स्टिट्यूटेड है। और बीच वाली यानी ये वाली, ये सिस है और ये ट्रांस है। तो अब इन तीनों को जब आप सैचुरेट करेंगे हाइड्रोजन गैस से, तो तीनों ही एल्केन बनाएंगे, जाहिर सी बात है। और जब एल्केन बनेगी तो उसके बाद वो एक ही स्ट्रक्चर होगा। क्योंकि आप देख लें, आप इधर एच लाएं, इधर एच लाएं, ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर दें तो ये बन जाएगा जो नजर आ रहा है स्क्रीन पे। इसमें भी ये सेंट्रल कार्बन, दो कार्बन है, दोनों पे एच एच लाएं, बीच का पाई बॉन्ड ब्रेक करें तो ये बन जाएगा। ठीक है। आप बोल रहे होंगे सर ये मिथाइल जो है यूं है, तो इस वाले को भी मैं यूं कर दूं, तो वो एक ही बात है। सिंगल बॉन्ड है, रोटेटेबल है, रोटेशन तो होती रहती है, तो डिफरेंट कॉन्फर्मेशन तो बनती हैं। इसमें भी यही है, ट्रांस, बल्कि ये तो एज इट इज ही है, मतलब मैं डबल बॉन्ड को सैचुरेट करता हूं तो ये बन जाएगा। तो तीनों के चूंकि प्रोडक्ट सेम है ना, तो हम करते क्या है, तीनों की एनर्जी को कैलकुलेट कर लेते हैं, जितनी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, और उस बेसिस पे हम डिसाइड कर लेंगे कि कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है। तो जब की गई तो पता है चला कि जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है इस पर्टिकुलर केस की, यानी ब्यूट वनीन जिसका ईपीसी नेम होगा, उसने 127 किलो जूल की एनर्जी रिलीज करी पर मोल। ठीक है। जबकि सिस ने 120 किलो जूल और ट्रांस ने 115 किलो जूल। तो जितनी कम एनर्जी रिलीज जो मॉलिक्यूल करता है, इसका मतलब है वो उतना स्टेबल है, जब भी तो उसने कम एनर्जी रिलीज करी है। ठीक है ना, यानी उसमें एनर्जी भरी भी कम थी, इसलिए उसने रिलीज भी कम करी है। और एनर्जी भरी भी कम थी तो मतलब ऑलरेडी स्टेबल था वो। जबकि मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ने 127 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिलीज करी, इसका मतलब उसमें एनर्जी बहुत भरी हुई थी जो अब आपने निकाल दी है। ठीक है। तो इस डेटा से हमें ये मालूम हुआ कि जो सब्स्टिट्यूशन है एल्कीन पे
अगर आप बढ़ाएंगे यानी मोनो सब्स्टिट्यूशन से बढ़ा के डाई करेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। एक एक रीजन इफेक्ट तो हमें ये पता चला। इसी तरह अगर आप ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कर देंगे तो और एनर्जी कम रिलीज होगी, मतलब और स्टेबल हो जाएगा मॉलिक्यूल। टेट्रा कर देंगे तो और एनर्जी कम रिलीज होगी और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो हायर द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशंस अराउंड द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, more stable the molecule is because it will release the lesser energy। ठीक है, एक बात तो ये पता चली। दूसरा, डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन के अंदर दो कॉम्बिनेशन थे, एक सिस था और एक ट्रांस था। इसके अंदर ट्रांस की एनर्जी कम रिलीज हो रही है, मतलब ट्रांस ज्यादा स्टेबल है। और ये हमने हमने हाइपोथेसाइज भी किया था स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर बीच में लाकर। मतलब हमने ये कहा था कि ट्रांस इसलिए ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसमें जो दो ग्रुप्स हैं वो अपोजिट साइड पर है, यानी दूर दूर है, जबकि सिस में दो ग्रुप सेम साइड पे थे तो वो एक दूसरे से स्टेरिकली इंटरेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो ये डेटा मौजूद है, आपको कतई वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ट्रेंड समझना है, रुझान। ठीक है ना, ट्रेंड समझना है कि सब्स्टिट्यूशन बढ़ेगी तो एल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और ये आपको अलग से बात मालूम होनी चाहिए कि ज्यादा स्टेबल का मतलब होता है कम एनर्जी रिलीज होना, और कम स्टेबल का मतलब होता है ज्यादा एनर्जी रिलीज होना। इस सिंबल में मत जाइएगा, मतलब आप ये मत सोचिएगा कि सर -115 तो बड़ा नंबर होता है और -127 तो छोटा नंबर होता है, क्योंकि माइनस पे जाहिर सी बात है उल्टा हो जाता है हिसाब। तो इस हिसाब से तो ये कम एनर्जी तो -127 की हो जाएगी। ठीक है, नहीं, ये माइनस प्लस जो है ना, ये सिर्फ एनर्जी के फ्लो को बता रहा है। मतलब आपसे मैं वैसे ही पूछूं कि भाई -127 बड़ा होता है या -115 बड़ा होता है, तो यकीनन आप कहेंगे सर -115 जो है वो बड़ा नंबर होता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं है, वरना तो आप इस हिसाब से तो ये ज्यादा है, -115 तो बड़ा होता है। आप माइनस को इग्नोर कर दें फॉर द टाइम बीइंग, आप सिर्फ ये बोलें कि 115 की एनर्जी रिलीज करिए और 127 किलो जूल की एनर्जी रिलीज करिए। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि वो इस मैग्नीट्यूड में जब वैल्यू में जब माइनस साइन भी देखते हैं तो वो उसको मिलाकर एक न्यूमेरिकल वैल्यू सोच के बोलते हैं सर -127 तो छोटा नंबर होता है, तो इस हिसाब से -127 कम एनर्जी हुई, तो इसलिए मोनो एल्कीन जो है सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन उसको ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो माइनस साइन को सिर्फ फ्लो के तौर पे कहा जाता है, वरना मैग्नीट्यूड को फोकस किया जाता है। बहरहाल अपने उस पर आते हैं और देखें, ट्रांस से सिस में जो स्टेबिलिटी का डिफरेंस है ना वो 5 किलो जूल का है, ये लिखा हुआ। ठीक है, और मोनो से डाई में 7 यानी तकरीबन बराबर ही है। तो ये इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी, ये बात मैंने कर ली काफी तफसील से आप लोगों से। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी क्या होगी, जो मैं बात कर चुका हूं, द ग्रेटर द नंबर ऑफ द अटैच्ड एल्काइल ग्रुप्स द ग्रेटर द एल्कीन स्टेबिलिटी। तो अब ये जितनी सारी बातें की, इतना टाइम लगाया, उसका वन पिक्चर आंसर ये है। ठीक है, समरी ये है, वन पिक्चर समरी, कि टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज ग्रेटर देन ट्राई, इज ग्रेटर देन डाई, इज ग्रेटर देन मोनो, इज ग्रेटर देन अन, यानी कोई सब्स्टिट्यूशन ना हो तो। और डाई सब्स्टिट्यूटेड में भी 3 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, कि दो जो ग्रुप्स हैं वो या तो एक ही कार्बन पर हो, जैसे ये पहला केस है, और दूसरे पे ना हो, या फिर हो दोनों अलग कार्बन पे, यानी अलग से मतलब अलग अलग sp2 कार्बन पे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो या सेम डायरेक्शन में। तो ये जो आखिर के 2 ग्रीन है, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको बीच वाले को ट्रांस कहते हैं, उसको सिस कहते हैं, और ये भी बता दिया कि ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है सिस के मुकाबले। ये मैंने नहीं बताया था आपको, मैं बता रहा था। अब इसको हम कहते हैं जेमिनल डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, जेमिनल। ठीक है, अब आपने यूं समझ लें कि डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन 3 किस्म की हो गई, एक सिस और एक ट्रांस, तो पता है आपको ऑलरेडी। अब जेमिनल का भी इजाफा कर लें अपनी नॉलेज में। जेमिनल का मतलब है द 2 ग्रुप्स लाइंग ऑन द सेम कार्बन। ठीक है, या एग्जिस्टिंग ऑन द सेम कार्बन, एक ही कार्बन पे होता है जेमिनल। अच्छा, जेमिनल एल्कीन जो है ना वो ज्यादा स्टेबल होती है, और ये बात भी आपको हाइड्रोजनेशन एनर्जी से पता चलती है। जब आपने इन तमाम एल्कीन्स को हाइड्रोजनेट किया और इनकी एनर्जी को कैलकुलेट किया। अच्छा, एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो है कैलोरीमेट्री टेक्निक। ठीक है, वो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक नहीं है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा बॉम्ब कैलोरीमीटर या कॉफी कप कैलोरीमीटर, वहां से कैलकुलेट करते हैं एनर्जी को। ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, और ये फिजिकल केमिस्ट्री के डोमेन में आता है, तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री के जो ट्यूटर हैं वो आपको पढ़ाएंगे ये थर्मोकेमिस्ट्री। हम सिर्फ उस वैल्यू को ले लेते हैं और फिर अपने हिसाब से इसको डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो जेमिनल डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है ट्रांस से और फिर मोनो से। ये ट्रेंड याद रखिएगा बात,
क्योंकि सबसे ज्यादा आसान भूलना यही बात है, क्योंकि लोग जेमिनल को गलती से ट्रांस के बाद सिस के बाद रख देते हैं, यानी वो बोलते हैं कि जेमिनल लीस्ट स्टेबल है डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स में। ऐसा नहीं है, वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। अब ये कुछ कंपैरिजंस हैं, देखें ये ज्यादा स्टेबल है पहली एल्कीन दूसरे के मुकाबले में, क्योंकि पहली एल्कीन ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, दूसरी एल्कीन डाई सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, अच्छा आप बोलेंगे सर अभी तो आपने कहा था कि जेमिनल ज्यादा स्टेबल होती है, तो वो मैंने उस वक्त कहा था जब उसका मुकाबला अपने ही डाई सब्स्टिट्यूटेड बरादरी में हो रहा हो। अब ये तो मुकाबला ही अलग हो गया ना, ये तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड से तो मुकाबला करेंगे नहीं इसका। तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज्यादा स्टेबल है डाई सब्स्टिट्यूटेड के मुकाबले में। इसी तरह इधर भी आप देखें, सिर्फ ये दो आइसोमर्स मैंने बनाए और इन दोनों को आप जानते हैं, पोजिशनल आइसोमर्स ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी, लेकिन पहला मेंबर ज्यादा स्टेबल है दूसरे मेंबर के मुकाबले में, क्योंकि ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है और दूसरा मेंबर डाई सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अगर मैं मुख्तलिफ एल्कीन्स दूं जिसमें से कोई मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो, कोई डाई सब्स्टिट्यूटेड हो, और फिर डाई के अंदर तीनों कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या तो तीनों में से कोई भी हो सकता है, मतलब जेमिनल डाई सब्स्टिट्यूटेड हो या सिस हो या ट्रांस हो, और फिर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड हो, तो इतनी सारी वेरिड एल्कीन्स दी जाए और उनकी लेबलिंग कर दी जाए ABCD EFG वगैरह, तो आप उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर में। यानी हाई टू लो अगर कहा जाए तो मोस्ट स्टेबल पहले लिखेंगे और फिर लीस्ट स्टेबल की तरफ जाएंगे, लो टू हाई कहा जाए तो मतलब लीस्ट स्टेबल पहले लिखेंगे। ठीक है, अच्छा रियल में ये कंपैरिजन सिर्फ उसी वक्त वैलिड होता है जब सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, जैसे यहाँ पर है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप जब पहले पेयर को देखें, इसको सैचुरेट करें, हाइड्रोजनेट करें, इसको हाइड्रोजनेट करें तो वो एक ही एल्केन देगा, इसी तरह इसको करें इसको करें एक ही साइक्लो एल्केन देगा। ठीक है, तो ये इंसाफ नहीं होगा कि आप मिसाल के तौर पे कोई बहुत ही लॉन्ग चेन मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्किल लेने 25-30 कार्बन हो और उसमें बीच में कहीं पे डबल बॉन्ड आ रहा हो, और कोई एक छोटी सी टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ले लें, ठीक है ना, और बोले आप बताओ इसमें क्या कौन ज्यादा स्टेबल है, तो ये कंपैरिजन जस्टिफाइड नहीं होगा, क्योंकि कंपैरिजन के लिए बहरहाल सेम नंबर ऑफ कार्बन होना जरूरी है, और सेम बल्कि यूं कह लें कि जो रिजल्ट है एंड प्रोडक्ट है वो दोनों की सेम आनी चाहिए सैचुरेट होने के बाद या हाइड्रोजनेट होने के बाद। ठीक है, या कभी कभी थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है क्योंकि ब्रांचिंग वगैरह की वजह से, तो तब भी बहरहाल एटलीस्ट नंबर ऑफ कार्बन तो सेम रखें, ताकि बहुत एग्जैक्टली नहीं लेकिन काफी हद तक एक क्लोज कंपैरिजन तो बन सके ना। तो आई बिलीव कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। साइक्लोएल्कीन्स की बात करते हैं, नाम से ही जाहिर है कि साइक्लिक कंपाउंड हो और उसके अंदर एल्कीन डबल बॉन्ड लगा हुआ हो, और पहला मेंबर प्रोपीन ही हो सकता है, यानी साइक्लोप्रोपीन, क्योंकि दो पे साइकिल बनती नहीं है। ये बिल्कुल वही बात है जो हम एल्केन की केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, उसमें हमने साइक्लो एल्केन पढ़ा था, और वहां पे भी बताया था कि पहला मेंबर साइक्लोप्रोपेन होता है, फिर साइक्लोब्यूटेन एंड सो ऑन सो ऑन। वहां पे हमने कॉन्फर्मेशंस पढ़ी थी, वो एक अलग टॉपिक था, ये एक अलग बात है। साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन, इन तीनों में आपको एक बात और कॉमन नजर आ रही होगी कि जो डबल बॉन्ड है वो सिस है, ट्रांस नहीं है, सिस है। सिस कैसे है? साइक्लोप्रोपीन के अंदर इधर हाइड्रोजन मौजूद है और इधर हाइड्रोजन मौजूद है, यानी सेम साइड पे हाइड्रोजन है, सेम ग्रुप है, तो सिस हो गया। साइक्लोब्यूटीन में भी यही है, एक हाइड्रोजन इधर है एक हाइड्रोजन इधर है, सेम साइड पे मौजूद है, तो ये भी सिस हो जाएगा। ठीक है, साइक्लोपेंटीन में भी यही केस है। अच्छा आप सोच रहे होंगे प्रोबेबली कि सर ये तो फिर हर साइक्लो एल्कीन जो है वो सिस ही बनती है। यकीनन सिस ही बनती है, क्योंकि सिस में कोई स्ट्रेन नहीं आता उसके साइकिल के अंदर। लेकिन अगर आप मेंबर्स बढ़ा दें उस रिंग के, मतलब जैसे 6 मेंबर पे आ जाए, तो ट्रांस साइक्लोहेक्सीन बहरहाल थोड़ी बहुत एग्जिस्ट करती है, इसी तरह 7 पे भी करती है थोड़ी बहुत, यानी ट्रांस साइक्लोहेप्टीन। और मैं आपको स्ट्रक्चर पहले दिखाऊं, ये साइक्लोहेक्सीन है जो सबको मालूम है, आप सबको, ये भी साइक्लोहेक्सीन है, लेकिन ये अजीब सी क्यों लग रही है आपको? इसलिए कि आपने इसको कभी देखा ही नहीं होगा प्रोबेबली, क्योंकि ये ट्रांस है और पहली वाली सिस है, और ट्रांस वाली एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो ये बहुत ही लिटिल और शॉर्ट लाइफ टाइम की होती है, जो कि इनडायरेक्टली इन्फर की जाती है। तो और इसका रीजन क्या है एग्जिस्ट ना करने का, कि बहुत स्ट्रेन्ड हो जाती है, क्योंकि ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है
इसमें एक इसका नीचे वाली कार्बन sp2 कार्बन से एक ग्रुप राइट हैंड पे जा रहा है और ऊपर वाली से एक ग्रुप लेफ्ट हैंड पे जा रहा है, और फिर दोनों ग्रुप आगे जाके लूप कंप्लीट कर रहे हैं, मुड़ के दोबारा बैंड कर रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं। ये छोटे से मॉलिक्यूल में पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब आप सोचें, अगर हम 7 से 8 की तरफ जाएं, यानी साइक्लोऑक्टीन, तो उसमें ट्रांस साइक्लोऑक्टीन बिल्कुल पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप रिंग का साइज बढ़ा देंगे ना, तो आपको उसको मोड़ना आसान हो जाएगा, छोटे रिंग में मोड़ना मुश्किल होता है। तो कम से कम साइक्लोऑक्टीन होना चाहिए ट्रांस साइक्लोएल्कीन के लिए, जो कि आइसोलेबल होती है, यानी इस आप उसको आइसोलेट कर सकते हैं। तो साइक्लोऑक्टीन जो पहले बना हुआ है वो सिस फॉर्म में, और अमूमन यही बनाया जाता है। अगर आपसे कोई कहता है या मुझसे भी कोई कहे कि साइक्लोऑक्टीन का स्ट्रक्चर बनाइए, तो मैं ये पहला वाला बना दूंगा। इवन कि मुझसे अगर कोई साइक्लोनोनिन साइक्लोडीकीन भी पूछेगा, तो मैं सिस फॉर्म में ही प्रीफर करूंगा बनाना, लेकिन साइक्लोऑक्टीन से ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, चूंकि कॉमन बहरहाल सिस है, इसलिए हम सीसी बोल देते हैं, बना देते हैं। तो साइक्लोऑक्टीन अगर ट्रांस हो जाएगी तो फिर ये स्ट्रक्चर बनेंगे। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है कि साइक्लोऑक्टीन ट्रांस फॉर्म में फिर 2 आइसोमर्स में एग्जिस्ट करती है, यानी स्टीरियो आइसोमर्स में, जिसको हम एनेंशियोमर्स कहते हैं। ये इस वक्त आपको नहीं मालूम बात कि एनेंशियोमर्स क्या होते हैं या कायरल क्या होते हैं, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री इसका नाम है। ये हम किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे। तो एट द टाइम आप इस टर्म को, बात को इग्नोर कर सकते हैं कि ये कायरल है और एनेंशियोमर है। बस आप ये फैक्ट याद रखिए कि साइक्लोऑक्टीन सिस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, और वो तो करता ही है, मतलब यूं कह लें, और ट्रांस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यही बात फिर साइक्लोनोनिन के लिए भी वैलिड है, और सो ऑन सो ऑन। ठीक है, अच्छा, आप थोड़ी सी सिंथेसिस की बात कर लेते हैं एल्कीन्स की। आप जानते हैं कि एल्कीन का मतलब है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो अगर आप किसी सैचुरेटेड स्पीशीज से एल्कीन बनाने जा रहे हैं, सैचुरेटेड से मतलब होता है जिसमें तमाम सिग्मा बॉन्ड होते हैं या सिंगल बॉन्ड होते हैं, कोई पाई बॉन्ड नहीं होता, तो फिर आपको एलिमिनेशन ही करना पड़ेगी। ठीक है ना। तो अगर आप एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू एल्कीन बना रहे हैं, तो फिर आपको कोई सैचुरेटेड स्पीशी लेके उसमें से वो ग्रुप निकालना पड़ेंगे। अच्छा, अब ये नहीं कि आप कुछ भी ले लें और कुछ भी निकाल दें, जाहिर सी बात है कोई लॉजिकल चीज होनी चाहिए। वो लॉजिकल चीज थोड़ी देर बाद आपको नजर आएगी। फिलहाल आप वाई और जेड समझ लें कि ये आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, एक कार्बन पे वाई लगा हुआ है यानी कोई ग्रुप है, और एक पे जी लगा हुआ है कोई ग्रुप है। एलिमिनेशन होती है तो ये वाई और जी निकल जाएंगे, और इन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये एलिमिनेशन है, यानी 2 फ्रेगमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल आर लॉस्ट फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम्स, और फिर मल्टीपल बॉन्ड क्रिएट होता है। अब वो ये जो वाई और जेड है, ये क्या क्या हो सकते हैं, ये आपके सामने है। या तो एल्कोहल एल्काइल हैलाइड की डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की जाए, या अल्कोहल की डिहाइड्रेशन की जाए। क्या मतलब, मैं बताता हूं आपको। पहले दोबारा ये देखते हैं। अगर मैं एक एक्स लगाओ, यानी हेलोजिन, जैसे कि क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, ठीक है। फ्लोरीन में इसलिए नहीं बोल रहा कि फ्लोरीन की इतनी अच्छी लिविंग टेंडेंसी नहीं होती, यानी लिविंग ग्रुप एबिलिटी। जितना साइज बढ़ेगा, यानी लोअर द पीरियड हेलोजिन जाएगा, उतनी लिविंग टेंडेंसी या लिविंग ग्रुप एबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो जो ग्रुप है वो आसानी से रिमूव हो जाएगा। तो एक्स ब्लू में है और एच ये ब्लू में है। हालांकि ये तीनों एच एक ही बात है, क्योंकि ये मिथाइल है, लेकिन हमने ऐसा एच चूज किया जो बिल्कुल एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में, जानबूझकर। ठीक है, तो आपने अगर कोई बेस लेते हैं, अब बेस कोई भी, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सबसे चीप बेस और सबसे कॉमन बेस तो NaOH ही होती है, वरना फिर आप सोडियम इथॉक्साइड भी ले सकते हैं। ठीक है, सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, या और भी बहुत सारी बेसिस हैं। तो बहरहाल बेस क्या करेगी, वो ये वाला H निकाल देगी, तो ये जो बॉन्ड है CH टूट जाएगा, ब्लू वाला। यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा 2 कार्बन के बीच में, और फिर ये CX बॉन्ड भी टूट जाएगा। तो ओवरऑल H और X निकल जाएगा, HX बन जाएगा, और यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये एल्कीन बन जाएगा एल्काइल हैलाइड से, या हेलो एल्केन भी इसको कहते हैं। ठीक है, और चूंकि एलिमिनेशन है तो इसको एलिमिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में रखा गया है। और हुआ क्या है, एक हाइड्रोजन निकला है और एक हेलोजन निकला है, और निकला है तो निकलने की वजह से DE का ये प्रीफिक्स आया D, और हाइड्रो और हेलो, तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन कहलाएगा ये, क्योंकि HX निकला है एल्काइल हैलाइड। दूसरा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकला है, यानी हाइड्रेशन कहते हैं एडिशन ऑफ वाटर, और डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, इसका उलट हो जाएगा। और ये रेड वाला है,
यानी यहाँ से H निकला और यहाँ से OH निकला, मिलकर पानी बन गए, यानी वाटर बन गए H2O। H2O लिख दें या HOH लिख दें, एक ही बात है। और माइनस का मतलब है रिमूवल, निकला है। कंडीशंस अलग है, ये जो एरो के ऊपर लिखा है ना, ये रिएक्शन कंडीशंस कहलाती हैं। ऊपर जैसे यहाँ पहले रिएक्शन में लिखा हुआ बेस, तो बेस रिएक्शन कंडीशन है, और यहाँ पे H पॉजिटिव लिखा हुआ है। H पॉजिटिव का मतलब होता है एसिड, यानी प्रोटॉन कहते हैं H पॉजिटिव को, और प्रोटॉन से मतलब है कोई एसिड सोर्स है, कोई एसिड है जिसने प्रोटॉन रिलीज किया है, क्योंकि एसिड का काम ही प्रोटॉन रिलीज करना होता है, वरना फिर वो एसिड किस काम का होगा। और हीट करना पड़ा थोड़ा सा रिएक्शन को, और ये आपने अल्कोहल से एल्कीन बना लिया। इन दोनों के मैकेनिज्म है, अभी आएंगे थोड़ी देर बाद। मैकेनिज्म से मतलब है स्टेप वाइज डिटेल कि ये हो कैसे रहा है। फिलहाल अपने आप को इस बात से कन्विंस कीजिए कि एल्काइल हैलाइड भी एल्कीन दे सकता है और अल्कोहल भी एल्कीन दे सकता है। तो हमारे पास एल्कीन अल्कोहल की जो सिंथेसिस है, सॉरी एल्कीन की जो सिंथेसिस है वो दोनों से पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं इसके मैकेनिज्म के ऊपर थोड़ी देर बाद, बल्कि अभी जनरल इक्वेशन, अब कुछ रियल एग्जांपल्स देख लेते हैं कि अगर आपके पास ये मौजूद है 2 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है ना, अब IUPAC नेम आपको आता है। इसमें अगर हम सोडियम इथऑक्साइड यूज करते हैं, Na फॉर सोडियम और O मतलब ET फॉर इथ, यानी इथाइल से निकला है इथऑक्साइड। इथेनॉल सॉल्वेंट हो, ET मैं आपको बता दूं, ET मतलब इथाइल होता है, C2H5। तो इथेनॉल है 55 डिग्री सेल्सियस है, तो ये आपका H निकल जाएगा यहाँ से राइट हैंड वाली कार्बन से, और बीच ये Br निकल जाएगा, यानी HBr निकल जाएगा। तो यहाँ पे C और C के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी प्रोपीन बन जाएगी। 79% इसकी यील्ड है, ठीक है। और फिर बाकी जो बचा कितना 21%, वो फिर बाय प्रोडक्ट्स होंगी। वो मैं आपको फिलहाल नहीं बता रहा वो क्या होंगी, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन के साथ साथ कंपीटिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो रहा होगा, यानी बजाय एल्कीन बनने के ओवरऑल ब्रोमीन रिप्लेस हो रहा होगा इथॉक्साइड से। ठीक है, तो खैर छोड़े अभी फिलहाल इस बात को। अगर आप टर्शरी कार्बन जो लेते हैं, ये वाली टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इस पर्टिकुलर केस में, तब भी एल्कीन बनेगी। ये रही, देखिए यहाँ पे 3 मिथाइल है और तीनों जाहिर सी बात है आइडेंटिकल है, आप कहीं से भी एल्कीन निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल सकते हैं। ऊपर 2 मिथाइल है, दोनों एक ही बात है, यानी अगर डबल बॉन्ड यहाँ के बजाय मैं यहाँ बना दूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, आप यहाँ खास बात देख रहे हैं, परसेंटेज यील्ड 79% नीला वाला और लाल वाला 91%। ये मतलब जानबूझ के किसी मकसद के तहत दिखाया गया आपको, वरना परसेंटेज यील्ड इस वक्त जरूरत नहीं थी, लेकिन ये एक पर्पस है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है ना, वो बहुत एक्सक्लूसिवली एलिमिनेशन प्रोडक्ट देता है, जो आपको सामने मौजूद है। जबकि सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, यानी ये जो पहली वाली है ब्लू वाली, ये मोस्टली यानी मेजरली तो बहरहाल एलिमिनेशन ही प्रोडक्ट दे रहा है जो नजर आ रही है, लेकिन ये साथ में सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट भी दे रहा होता है। सब्स्टिट्यूशन से मतलब है कि ब्रोमीन खाली डिस्प्लेस हो जाए इस OET के साथ, तो यहाँ पे ब्रोमीन मिटा के आप OET लिखते हैं, वो भी बन सकता है। ठीक है, अच्छा बाकी ये एक और एग्जांपल है कि अगर आपके पास एक लीनियर चेन हो हेलो ब्रोमो एल्केन की, और आप टर्शरी ब्यूटॉक्साइड यूज करें, ये यानी कोई बल्कि बेस कहलाएगी ये, तो आप जब भी एल्कीन हासिल कर सकते हैं। तो ठीक है, ये हमने कुछ रियल एग्जांपल्स देखी हेलो एल्कीन्स की एल्कीन की सिंथेसिस के लिए। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की, यानी हो क्या रहा है। ये X क्या है, हैलाइड है, यानी कोई लिविंग ग्रुप है। Lg मतलब लिविंग ग्रुप, आयोडाइड है या ब्रोमाइड है या क्लोराइड है। आपको मैंने दफा बताया था अल्फा कार्बन क्या होती है, पहले लेक्चर में या दूसरे लेक्चर में भी बताया था। कार्बन डायरेक्टली अटैच टू द फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, याद आया। तो ये ग्रीन वाली कार्बन क्या हो गई, अल्फा कार्बन। अगर ग्रीन वाली कार्बन अल्फा है तो इसकी एडजेसेंट कार्बन बीटा होगी, ये बीटा कार्बन है। और होती तो गैमा भी होती, डेल्टा भी होती, जो हमने सीखा था। अगर ये बीटा है अगली वाली, तो इस पे जो हाइड्रोजन लगा है उसको हम क्या कहेंगे, बीटा हाइड्रोजन कहेंगे। और बिल्कुल अगर इस ग्रीन वाली के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ होता, जो हमें नहीं मालूम इस वक्त इस पिक्चर के मुताबिक, उसको हम अल्फा हाइड्रोजन कह रहे होते।
तो अल्फा कार्बन क्या होती है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है, बीटा कार्बन क्या होती है, बीटा हाइड्रोजन क्या होती है, आपको पता है, ठीक है। बीटा हाइड्रोजन जो है ना, ये आपने टर्मिनोलॉजी बहुत सुनी होगी, आप सुनते रहेंगे अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऑप्ट करते हैं। बीटा हाइड्रोजन की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन जो होती है ना, वो एसिडिक इन नेचर होती है, ठीक है। एसिडिक इन नेचर का मतलब है कोई बेस उस पे हमला करके उसको निकाल सकती है, यानी बेस क्योंकि बेस जो है एसिड पे अटैक करती है। और क्यों निकाल सकती है, ऐसी क्या खास बात है बीटा हाइड्रोजन में, वो ये है कि वो इससे निकल सकती है कि जब वो निकलती है ना, तो जो जिस कार्बन के साथ जुड़ी हुई होती है, यानी बीटा कार्बन के साथ, वो बॉन्ड ब्रेक होता है, और फिर जब वो बॉन्ड ब्रेक होगा तो फिर वो कहीं और नया बॉन्ड बनेगा, तो वो अल्फा कार्बन के साथ बीटा कार्बन का बॉन्ड बन जाता है और आगे से हेलोजन भी रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरी एक चेन होती है, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, ये रियल एग्जाम्पल है, एक टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड बेस है, ठीक है, टी फॉर टर्शियरी है, ठीक है ना। और टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल सॉल्वेंट लिया है 60 डिग्री सेल्सियस, खैर इसको छोड़े। अब ये देखें, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये लीविंग ग्रुप है जो हमने बात की थी, और ये बीटा हाइड्रोजन है, ये लेबलिंग तो हमने सीख ली थी। अब ये देखें मैकेनिज्म, देखें दोबारा देखें, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ने अटैक किया बीटा हाइड्रोजन पे, जिसके नतीजे में कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो कोलैप्स कर गया और नया बॉन्ड बन गया, पाई बॉन्ड दोनों कार्बन के दरमियान, इन यहाँ पे, और ये ब्रोमीन लीव कर गया, यानी डिपार्ट कर गया। मिला क्या, एल्कीन मिल गई, ओवरऑल एचबीआर निकल गया, ठीक है, और एल्कीन हमें मिल गई। अब वो अलग बात है कि एचबीआर इन्होंने नहीं दिखाया, इसकी वजह ये है कि जो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है जिसने बीटा हाइड्रोजन निकाला था, इनफैक्ट वो प्रोटोनेट होकर ब्यूटेनॉल बना लेगी, ब्यूटाइल अल्कोहल, और जो बी आर निकला होगा एज एन एनाइन ब्रोमाइड, वो इस टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड का जो काउंटर पार्ट होगा, यानी जो करस्पॉन्डिंग कैटाइन था, यानी पोटेशियम आयन, उसके साथ पेयर अप होकर आयनिक बॉन्ड बना लेगा, यानी केबीआर पोटेशियम ब्रोमाइड बना लेगा, ठीक है। तो इसीलिए लीव जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं दिखाते। एक स्टूडेंट ने लिखा भी था कि सर एचबीआर होगी दूसरी बाय प्रोडक्ट, बिल्कुल होगी, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो एक्सक्लूसिवली एचबीआर ही हो, वो दूसरी चीज भी हो सकती है, यानी जाहिर सी बात है बेस के साथ एच ले जाएगी बेस, और जो उसका बी आर या आई है हैलाइड, वो उस बेस के कैटाइन के साथ पेयर अप हो जाएगा। E2 रिएक्शन ये कहलाता है। ई फॉर एलिमिनेशन, टू का मतलब है बायमोलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन से दो, एक ही आपकी एल्काइल हैलाइड नीचे वाला स्ट्रक्चर, एक आपका इथॉक्साइड, ठीक है। इथॉक्साइड ने बीटा हाइड्रोजन पर अटैक किया, बीटा हाइड्रोजन कार्बन का बॉन्ड टूटा, बीच में पाई बॉन्ड बना, कार्बन कार्बन के दरमियान, अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान, जिसके नतीजे में ब्रोमीन भी निकल गया। ये सब कुछ एक ही कंटिन्यूसली हुआ है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग हुआ है, ठीक है। दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हुए और ये एलिमिनेशन हो गई, और इसके बारे में लिखा हुआ, इथॉक्साइड रिमूव्स अ बीटा प्रोटॉन, CH बॉन्ड ब्रेक्स, न्यू पाई बॉन्ड फॉर्म्स एंड द ब्रोमीन बिगिंस टू डिपार्ट, जो आपको बातें बता रहा था। तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट है जो स्क्वायर ब्रैकेट में बनाई है, और ऊपर एक सिंबल बनाया है, ये जो सिंबल नजर आ रहा है टॉप राइट पे, ये इसको कहते हैं डबल डैगर, DOUBLE डबल, यानी दोहरा, डैगर खंजर को कहते हैं उर्दू में, DAGGER, इसको डबल डैगर सिंबल कहते हैं। डबल डैगर का मतलब होता है ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, ये एक सिंबल है, ठीक है। अब ये तो या तो पूरी बात लिख दे कि ये ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है, या ये निशान बना दे, एक ही बात होती है। ये पार्शियल बॉन्ड दिखा दिए क्योंकि जो बॉन्ड बन रहे हैं और जो बॉन्ड टूट रहे हैं उसको डॉटेड करके दिखा दिया, क्या मतलब, CH बॉन्ड टूटने जा रहा है, ये वाला बीटा कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान, तो इसको डॉटेड कर दिया। CC बॉन्ड बनने जा रहा है, दूसरा पाई बॉन्ड, सिग्मा तो बना हुआ है, पाई बॉन्ड की बात कर रहा हूं, तो ये डॉटेड हो गया। CBr बॉन्ड टूटने जा रहा है, इसको भी डॉटेड कर दिया, ठीक है। और ये इथॉक्साइड अटैक कर रहा है बीटा हाइड्रोजन पे, और तो वो भी जाहिर सी बात है बॉन्ड बनने जा रहा है, इथेनॉल बन जाएगा एज अ बाय प्रोडक्ट, तो वो भी डॉटेड कर दिया। इसको लिखा भी है पार्शियल डॉटेड या पार्शियल बॉन्ड कहते हैं इसको। पार्शियल बॉन्ड इन द ट्रांजिशन स्टेट, CH एंड CBr ब्रेक्स एंड न्यू कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड फॉर्म्स, और ये आपकी प्रोडक्ट एट द एंड, ठीक है। तो CC इज फ्री फॉर्म्ड, 3 डबल बॉन्ड C एंड अदर प्रोडक्ट इथेनॉल एंड ब्रोमाइड। अब ये जो नीचे दो प्रोडक्ट लिखी हैं, यानी इथेनॉल और ब्रोमाइड, इस एल्कीन के साथ, प्रोपीन के साथ, ये ना भी लिखें तो भी कोई मसला नहीं है, इसकी इतनी अहमियत नहीं है, लेकिन बहरहाल जो रियल प्रोडक्ट है, जो डिजायर्ड है, वो जरूर आपको लिखना होगी।
ठीक है। E फॉर एलिमिनेशन है, 2 फॉर बायोमोलिक्यूलर है। ठीक है, ये इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। वाई एक्सिस पे एनर्जी है और एक्स एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स है। आप देख सकते हैं जो ये लेफ्ट पे है ये आपका एल्काइल हैलाइड है और ये बेस है। और पहले ट्रांजिशन स्टेट बनी थी। ट्रांजिशन स्टेट मतलब जब बॉन्ड बनने जा रहे थे और बॉन्ड टूटने जा रहे थे। वो एक इंतहाई रिएक्टिव और अनस्टेबल स्टेट होती है। इतनी अनस्टेबल होती है कि आप उसको आइसोलेट नहीं कर सकते। ठीक है, उसको स्टडी जो है वो आप थ्योरेटिकली करते हैं। और उसके लिए एक पोस्टुलेट होता है जो काम करता है, जिसका नाम होता है हैमंड पोस्टुलेट। HAMMOND और पोस्टुलेट, हैमंड पोस्टुलेट। ठीक है ना, वो उसको इस पे एप्लीकेबल होता है। वो ये ट्रांजिशन स्टेट की ज्योमेट्री वगैरह से डील करता है, हैमंड पोस्टुलेट, जो हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट बन जाएगी तो फिर स्टेबिलिटी आ जाएगी। देख रहे हैं ना, ये फ्री एनर्जी है तो ये एनर्जी ड्रॉप हो जाएगी। ये नीचे जितना नीचे वैल्यू आएगी उतना स्टेबल हो जाएगा। तो आप इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालते हैं, इस यानी कि ग्राउंड लेवल से यहाँ तक की एनर्जी कैलकुलेट करें और यहाँ से यहाँ तक की करें, फिर डिफरेंस लें, या यूं कह लें कि यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस, इतनी स्टेबिलिटी आपको मिल रही है इस प्रोडक्ट में रिएक्टेंट के मुकाबले में। ठीक है, और लिखा है कि E2 रिएक्शन है, इसकी एक ही ट्रांजिशन स्टेट होती है, ये रही। और वो भी जो ये है डेल्टा जी डबल डैगर से रिप्रेजेंट होती है। डेल्टा जी डबल डैगर जो है ये कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी से मतलब होता है ये वो एनर्जी बैरियर होता है जो क्रॉस करना पड़ता है रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए। ठीक है, मतलब आप अगर एटलीस्ट आपको, यानी जो रेड वाली है, क्योंकि ये तो रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी है, फिर आपने इतनी एनर्जी दी कि ये इसने इस हिल को क्रॉस कर लिया, इसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। जैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल है ना, कोई दीवार है सामने बहुत ऊंची सी और आपको एक बॉल है वो फेंकनी है कि दीवार के पार चली जाए, तो आपको एफर्ट लगा के इतनी एनर्जी देना पड़ेगी ना कि वो बॉल दीवार के ऊपर से होती हुई आगे की तरफ मूव कर जाए, फिर बाकी ग्रेविटी उसको खुद पुल करके नीचे ले जाएगी। तो वो एनर्जी जो आप अपने हाथ से इतनी दें जितनी दीवार की छत थोड़ा ऊपर तक चली जाए बॉल फेंकने के लिए, वो एनर्जी, वो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, तो ये जो डेल्टा जी डबल डैगर है, इसी को EA से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल E और A लिखते हैं सब स्क्रिप्ट में, EA, डेल्टा EA। ठीक है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, रेट लॉ ये कहता है कि चूंकि इस वक्त दो जो रिएक्टेंट्स हैं या दो स्पीशीज हैं वो इन्वॉल्व हैं इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि E2 भी है, तो इसलिए देख रहे हैं ये आपका एक हेलो एल्केन है, यानी एल्काइल हैलाइड केन है, और ये इथॉक्साइड। तो ये दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। कंसंट्रेशन यानी स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ हेलो एल्केन और कंसंट्रेशन ऑफ इथॉक्साइड दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं रेट लॉ के अंदर, और के का मतलब होता है रेट कांस्टेंट। ये E2 रिएक्शन है। एक E1 भी होता है। E1 के अंदर 1 का मतलब यूनिमोलिक्यूलर हो जाएगा। E1 का मतलब होता है कि जब उसकी जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसके अंदर सिर्फ एक ही जो स्पीशी है वो इन्वॉल्व हो रही होती है। वो आएगा, जब आएगा तो आपको बताऊंगा इवन क्या होता है। बहरहाल ये जो ये रिएक्शन काइनेटिक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का, आपको मैडम पढ़ाएंगी भी, आपकी टीचर, तो वहां पे आप तवज्जो से पढ़िएगा। केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो आपको अच्छे ग्रिप होंगे तो फिर ये उसी से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये सेकंड ऑर्डर है ओवरऑल बायोमोलिकुलर, बिल्कुल सही। अब वापस इसी बात पे आते हैं। बात यह है कि जो बीटा हाइड्रोजन है जिस पे बेस आती है उसको निकालती है, उसकी डायरेक्शन और उस लिविंग ग्रुप की, यानी हेलोजन की, लिविंग ग्रुप मतलब जो निकलने जा रहा है उसकी डायरेक्शन, ये दोनों एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर होने चाहिए। ठीक है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। ठीक है, कोप्लेनर का मतलब हो गया सेम प्लेन पे, लेकिन कोप्लेनर में भी दो बातें होती हैं, या तो वो सिन पेरिप्लेनर होगा या एंटी पेरिप्लेनर होगा। तो एंटी पेरिप्लेनर होने चाहिए, ये जरूरी है, ये शर्त है। क्योंकि अगर बेस ने यहाँ एच हो, जैसे यहाँ पे एच हो, उस पर हमला किया तो लिविंग ग्रुप नहीं निकलेगा, अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है,
तो ये बेस, ये आपके सामने डायग्राम मौजूद है, ये लिविंग ग्रुप है, ये H यहाँ पे होगा, तो फिर यहाँ आराम से बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो द ओरिएंटेशन ऑफ द बीटा हाइड्रोजन एंड द लिविंग ग्रुप मस्ट बी एंटी पेरिप्लेनर। ये बिल्कुल SN2 वाली ही बात मैं ये कहने ही वाला था, जो यहाँ स्क्रीन पे आ गई है, कि जब SN2 होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है बैक साइड से और फिर लिविंग ग्रुप निकलता है, तो लिविंग ग्रुप का निकलना और न्यूक्लियोफाइल का आना ये अपोजिट डायरेक्शन से होता है, यानी 180 डिग्री का इसमें एंगल होता है इन दोनों के दरमियान। इसी तरह यहाँ पर भी लिविंग ग्रुप और बीटा हाइड्रोजन में 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन होगा। ठीक है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखें, इसमें देखें ये 3 हाइड्रोजन थे ना इस CH3 के साथ, यानी 3 बीटा हाइड्रोजन है, ये वाला, ये वाला और ये वाला। हमने डेलिबरेटली इस हाइड्रोजन की एब्स्ट्रक्शन दिखाई है, मतलब इथॉक्साइड इस हाइड्रोजन को निकाल रहा है, ये डेलिबरेट था, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि ये वो हाइड्रोजन है, हालांकि तीनों हाइड्रोजन तो तीनों है, लेकिन ये वो हाइड्रोजन है जो ब्रोमीन के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। वरना मैं चाहता तो इथॉक्साइड का अटैक यहाँ इस हाइड्रोजन पे करके भी एरो दिखाता, लेकिन वो उतना प्रैक्टिकल नहीं होते। तो बीटा हाइड्रोजन वो निकलेगा जो हैलोजन के बिल्कुल 180 डिग्री पे घुमा हुआ होगा, उल्टी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अच्छा एक रूल होता है जिसको ZSEF रूल कहते हैं और सेटजेफ रूल भी कहते हैं, स्पेलिंग अलग अलग है, एक तो स्क्रीन पे नजर आ रही है ये है, एक SAYTZEFF, सेटजेफ रूल ठीक भी होता है। आप ये गूगल करेंगे तो आपको और उसके हम नाम रूल मिल जाएगा और स्पेलिंग भी मिल जाएगी। ये कहता है कि जब आपके पास एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटीज हों तो बेस थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाएगी कि मैं कौन सा वाला बीटा हाइड्रोजन निकालूं। तो ये फैसला हो जाएगा आसानी से, जो बनने वाली एल्कीन होगी वो जिस तरफ से ज्यादा स्टेबल बन रही होगी बेस वहां से H निकालेगी, बेसिकली बेस कंफ्यूज नहीं होगी यूं पहले। ठीक है, और हमने अलग से पढ़ा हुआ है कि टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है, फिर ट्राई, फिर डाई, फिर मोनो। तब देखते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये आपके पास स्क्रीन पे एल्काइल हैलाइड मौजूद है, यानी ये ब्रोमीन है, तो ये वाली कार्बन क्या हुई, अल्फा कार्बन हुई। ठीक है, तो अब अल्फा कार्बन अगर ये है तो दोनों तरफ से बीटा कार्बन हुई एडजेसेंट, तो ये लेफ्ट वाली भी बीटा कार्बन, राइट वाली भी बीटा कार्बन, और ये भी बीटा कार्बन है जो हमने लेबल नहीं करी लेकिन है। तो ये हाइड्रोजन क्या हुई, बीटा हाइड्रोजन, और ये का हाइड्रोजन क्या हुई, ये भी बीटा हाइड्रोजन हुई। तब वी हैव 2 बीटा हाइड्रोजन, हो सकता है और भी हो, लेकिन अभी हम 2 कंसिडर कर रहे हैं। एक को हमने HA कह दिया, एक को B कह दिया, जैसे लेबल करने के लिए। तो अब बेस ये रही, बेस किसको निकाले, ये दोनों एक सेम नहीं है, क्योंकि अगर बेस HA को निकालती है अगर, तो क्या होगा, ऊपर वाले एल्कीन बनेगी, क्योंकि जब बेस इसको निकालेगी तो यहां पाई बॉन्ड आएगा और ये ब्रोमीन निकल जाएगा, तो फिर ये आपका आपके पास ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिलेगी आपको। लेकिन अगर बेस HB को निकालती है तो आपके पास ये वाली एल्कीन मिलेगी जो कि डाई सब्स्टिट्यूटेड होगी। ठीक है, तो अब फैसला आपके सामने है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है, डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कम स्टेबल होती है। तो इसीलिए जो ऊपर वाली एल्कीन है वो बनेगी प्रीफरेबली, यानी मेजर जो कंट्रीब्यूशन है उस वाली एल्कीन का होगा, नीचे वाली एल्कीन कम बनेगी, लेकिन बनेगी नीचे वाली भी, वो माइनर होगी। ठीक है, तो ये जो सारे रूल्स है ना, ये सारी बातें है ना, ये ZSEF साहब थे कोई साइंटिस्ट, उन्होंने बताई थी, उन्होंने अपने नाम पे रूल बना दिया ZSEF रूल। वो ये कहता है कि व्हेनेवर देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन 2 बीटा हाइड्रोजन्स, ठीक है, जब कभी भी कंपटीशन होगा 2 बीटा हाइड्रोजन के दरमियान, दैट बीटा हाइड्रोजन रिमूव्स व्हिच गिव्स द स्टेबल एल्कीन, वो बीटा हाइड्रोजन निकलेगा जो स्टेबल एल्कीन देगा। तो अकॉर्डिंग टू ZSEF रूल, रेड वाला, जो रेड वाले करली एरोज हैं ये वाले, यानी जिस जो HA को निकाल रहे हैं, वो रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल होगा बनिस्बत ब्लू वाले एरोज के या HB को निकालने वाले के। ये ZSEF रूल कहता है। ठीक है, आपसे को पूछा है ZSEF रूल क्या होता है, तो आप कहेंगे जब एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन निकलना पॉसिबल हो किसी अल्काइल हैलाइड से, तो वो वाला बीटा हाइड्रोजन निकलेगा जो स्टेबल एल्कीन देगा, और स्टेबल मतलब जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो देगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह इस कॉन्टेक्स्ट में ना हम इसको पहली वाली एल्कीन को, यानी ये वाली को जो ज्यादा स्टेबल है, इसको हम ZSEF प्रोडक्ट भी कहते हैं, यानी ZSEF की प्रोडक्ट। ठीक है, टर्म ये यूज करते हैं ZSEF प्रोडक्ट, या मेजर एल्कीन कह लें, मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ एल्कीन कह लें, या स्टेबल एल्कीन कह लें। ठीक है,
एक बात में और इजाफा कर दूं, आपको मालूम है कि ये दोनों एल्कीन्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है? आइसोमर्स, ठीक है ना? अब ये चूंकि दोनों आइसोमर्स हैं, और आइसोमर भी कौन से वाले? पोजिशनल आइसोमर्स, बिल्कुल सही। पोजिशनल आइसोमर्स यानी रिजियो आइसोमर्स, याद है मैंने आपको बताया था, पोजिशनल आइसोमर्स को हम रिजियो आइसोमर्स भी कहते हैं। तो ये दोनों आपस में रिजियो आइसोमर्स हैं। तो इसका मतलब है इस एल्काइल हैलाइड से जो हाइड्रोजन निकले हैं, ब्लू वाला एच ए या एच बी, ये मैटर ऑफ रिजियो सिलेक्टिविटी है। यानी ये दो रिजियो आइसोमर्स को जनरेट कर रहा है। अगर एच ए निकलता है तो कोई और रिजियो आइसोमर बनेगा, एच बी निकलता है तो कोई और रिजियो आइसोमर बनेगा। तो इस जो कंडीशन है कि कौन सा एच निकले कौन सा ना निकले, या कौन से ग्रुप पे अटैक हो, कौन से जगह से कोई ग्रुप निकलता है, इसको हम रिजियो सिलेक्टिविटी कहते हैं। तो ये जो सेटजेफ प्रोडक्ट बनी है ना, यानी मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ये रिजियो सिलेक्टिव फॉर्मेशन है। यानी रिजियो सिलेक्टिवली प्रीफर्ड ऊपर वाला रिएक्शन हुआ है नीचे के मुकाबले में। ठीक है, चले खैर आगे बढ़ते हैं। ये वही एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है दोबारा, और ये बात तो हम कर चुके थे पहले, लेकिन अभी उसी में ओवरलैप करेगी कि अगर देखें ये रेड वाला कार्बन से हाइड्रोजन निकलती है, यानी ये वाली बीटा हाइड्रोजन, तो वो आपको स्टेबल एल्कीन देगी, बिल्कुल ये दे रही है। लेकिन अगर आप ग्रीन वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालते हैं, ठीक है, तो सॉरी मैंने रिवर्स बोल दिया, अगर रेड वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालते हैं तो आपके पास क्या आ रहा था? डायसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आ रही थी आपके पास, ठीक है। नहीं, ये उल्टा लिखा है, सॉरी। ग्रीन वाला हाइड्रोजन अगर निकलता है तो आपके पास डायसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आएगी, और अगर रेड वाला निकलता है तो आपके पास ट्राइसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आएगी। तो ये रेड वाली एल्कीन कार्बन से हाइड्रोजन निकलना ज्यादा फिजिबल है, क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। मैं अजान का ब्रेक दे रहा हूँ 3-4 मिनट का, ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये बात तो हो गई। अब बात करते हैं कि अगर ये मोहम्मद इस्माइल फ्रॉम लाहौर लिखते हैं, डज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ जेड प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट? बिल्कुल डिफरेंट होगी। देखिए जो जितनी ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट देती है ना, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी उतनी कम होती है, ठीक है। और अगर अनस्टेबल प्रोडक्ट होगी, यानी रिलेटिव अनस्टेबल, तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी थोड़ी ज्यादा होगी। तो जेड प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी कम है, आपके सामने स्क्रीन पे भी मौजूद है, ठीक है ना। ये जो पर्पल कलर की प्रोडक्ट है ये जेड प्रोडक्ट है, और पर्पल कलर का ये डेल्टा जी टू डबल डैगर जो है, इसको ये मैग्नीट्यूड कम है बनिस्बत इस ऑरेंज वाले के, ठीक है। अच्छा, अभी देख रहे हैं दोबारा आपके सामने एक चीज आ गई। ये आपके पास एल्कीन है, वही सॉरी एल्काइल हैलाइड है, और ये एच ए है और एच बी, एक ब्लू है एक रेड है। अब ये बेस का जो साइज होता है ना, वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कौन सी एल्कीन बनेगी, मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड या लेस सब्स्टिट्यूटेड, या यूं कह ले मोर स्टेबल या लेस स्टेबल। क्या मतलब? अगर बेस छोटे साइज की है, जैसे कि इथॉक्साइड, ठीक है ना, सोडियम इथॉक्साइड, तो वो प्रीफर करेगी बिल्कुल बीच में घुसकर ये वाली हाइड्रोजन को निकालने की, क्योंकि साइज छोटा है तो उसको कोई मसला नहीं है आने जाने का। तो वो इस रेड वाले एच को निकालेगी, एच ए को, और बीच में डबल बॉन्ड बना देगी, यानी ये बन गया, ठीक है। तो ये 69% यील्ड होगी इस मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन की, मतलब ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इस पर्टिकुलर केस में। जबकि ब्लू वाला जो एच है वो 31% चांस है कि निकलेगा, और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी। लेकिन अब आप देखिएगा, जब मैं बेस का साइज चेंज करूंगा तो क्या हुआ, यानी मैंने, अच्छा ये तो वही एग्जाम्पल है, यहाँ पे वो चीज आएगी, ये, ठीक है। ये एग्जाम्पल बेस का साइज वाली एग्जाम्पल अभी नहीं आई है। तो ये अब दूसरी एग्जाम्पल है, सो पोटेशियम इथॉक्साइड है, इसने भी क्या किया, यहां से एच निकाला, यहां से, यानी डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाया, तो उसकी वेटेज ज्यादा हो गई, यानी 69% है, चाहे वो सिस फॉर्म में हो या ट्रांस फॉर्म में, वो एक अलग बहस है। और अगर टर्मिनल कार्बन से निकालती एच, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनता, जो कि आपका 31% है, ठीक है। फिर जब डाई सब्स्टिट्यूटेड बना, उसमें सिस और ट्रांस का कंपटीशन हो सकता है, तो उसमें सिस जो है वो बहरहाल कम बनेगा, क्योंकि कम स्टेबल होता है, ट्रांस ज्यादा बनेगा, ठीक है। अच्छा, जेड से रूल,
ये क्या कहता है, इन एलिमिनेशन रिएक्शन द मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज प्रीडोमिनेंट, ठीक है, वो ज्यादा प्रीडोमिनेंट होती है। और ये हम बात कर चुके हैं कि टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल देन ट्राई, देन डाई, देन मोनो एंड देन अन सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे एक बात है, बेस का जो साइज है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इस तरह इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने बेस छोटी रखी थी तब तो जेड से प्रोडक्ट बन रही थी, क्योंकि वो बीच से एच निकाल रही थी और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आपको मिल रहा था। लेकिन अगर आपने बेस का साइज बड़ा रखा तो उसको अप्रोच करना मुश्किल हो जाएगा, बीच में आना, तो वो कोने से एच निकालेगी और कोने से एच निकालने से उसको लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हमारी बनेगी। क्या, मैं आपको समझाता हूं अपनी बात को। ये पर्टिकुलर एल्काइल हैलाइड है, गौर से देखिएगा क्योंकि अब लेक्चर खत्म होने वाला है और ये इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं मैं। ये पर्टिकुलर एल्काइल हैलाइड है जिसके दो किस्म के बीटा हाइड्रोजन है। देखिए मैं दो टाइप के कह रहा हूं, वरना है 5 बीटा हाइड्रोजन, 3 पर्पल वाले और 2 ब्लू वाले, लेकिन टाइप 2 है, ठीक है। तो ये पर्पल वाला एक टाइप है, रेड ब्लू वाली एक टाइप है। अगर आपने बेस स्मॉल साइज की ली, यानी इथॉक्साइड या हाइड्रोक्साइड, तो बिल्कुल यहां यानी ब्लू वाला एच निकलेगा और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिलेगी आपको, ठीक है, ये मिल रही है आपको ये वाली। लेकिन अगर आपने बल्कि बेस ली, ठीक है, यानी टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, तो आपको पर्पल वाला एच निकलना ज्यादा फीजिबल होगा। क्या, रिएक्शन एरो से समझते हैं। इथॉक्साइड है, स्मॉल बेस थी, तो उसने देखे नीला वाला एच निकाला, जबकि टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ने पर्पल वाला एच निकाला। क्यों? क्योंकि टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के पास इतनी अच्छी एक्सिस नहीं है ब्लू हाइड्रोजन तक पहुंचने के लिए, क्योंकि साइज बड़ा है, तो ये इतनी इजीली पास नहीं कर सकती, इस एरिया में नहीं आ सकती। तो स्मॉल साइज बेस बीच में आ जाती है, टर्शियरी जो लार्जर साइज बेस है वो कोने पे रहना पसंद करती है। तो चूंकि वो कोने से एच निकालेगी तो हमें लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिलेगा टर्शियरी बल्कि बेस यूज करने पे, और स्मॉल बेस यूज करने पे हमें मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिलेगा। अच्छा, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिलेगा, वो रूल तो ZZF रूल होता है, और वो प्रोडक्ट जो बनेगी उसको ZZF प्रोडक्ट कहेंगे। लेकिन लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से एच का निकालना, यानी बल्कि बेस ही निकाल सकती है, जाहिर सी बात है, और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिलेगी बदले में, वो भी एक रूल है। उस रूल का नाम होता है हॉफमैन रूल, ये स्क्रीन पे आपको आ रहा है। तो ये आप ZZF रूल वर्सेस हॉफमैन रूल हो गए। ZZF रूल कहता है कि स्मॉलर साइज बेस जो है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन देती है, यानी मोर स्टेबल एल्कीन। और हॉफमैन रूल कहता है लार्जर साइज बेस लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन देती है, मतलब लेस स्टेबल एल्कीन। तो वो एक होती है ZZF प्रोडक्ट, एक होती है हॉफमैन प्रोडक्ट। क्या मतलब? ये एल्कीन एल्काइल हैलाइड आपके सामने, अगर आपने इथॉक्साइड यूज किया जो कि स्मॉल साइज बेस होती है, तो ये ब्लू वाला रेड वाला एच निकलेगा और हमारे पास मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आएगी, यानी मोर स्टेबल एल्कीन 69% इथॉक्साइड यूज करने पे, और वो 31% आएगी जो लेस स्टेबल एल्कीन है। लेकिन अगर आपने बेस का साइज चेंज कर दिया, आप बल्कि बेस की तरफ चले गए, यानी बड़े साइज की बेस के ऊपर, तो रिवर्स हो जाएगा। तो वो चूंकि बल्कि बेस ब्लू वाला एच निकालना ज्यादा प्रीफर करेगी, तो वो कोने से अगर एच निकालेगी तो ये वाली एल्कीन जो जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है वो 72% बनेगी। हालांकि अब आप सोच रहे हो सर ये तो एल्कीन लेस स्टेबल है, फिर भी ज्यादा क्यों बन रही है? तो जवाब ये है कि बेस को एक्सेस ही नहीं मिल रही है, वो पहुंच ही नहीं मिल रही है कि वो बीच में घुस के उस एच को निकाल सके, रेड वाले को। तो बेस का साइज बड़ा मैटर करता है। बड़ी साइज की बेस है तो कोने से एच निकालेगी, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाएगी एज पर हॉफमैन रूल। स्मॉलर साइज बेस होगी तो वो बीच में घुस के एच निकालेगी और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाएगी एज पर ZZF रूल। ठीक है भाई, आपको मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप ये परसेंटेजेस याद करें, लेकिन एटलीस्ट आप इतना तो कह सकें कि सर हाँ, इथॉक्साइड अगर यूज करते हैं तो ये वाली प्रोडक्ट मेजर होगी और ये वाली प्रोडक्ट माइनर होगी। मेजर और माइनर की टर्म सेफ साइड होती है, क्योंकि जब आपको स्टैटिस्टिकल वैल्यू नहीं पता तो आप मेजर माइनर ही कहेंगे। और अगर आप लार्ज साइज बेस यूज करते हैं तो रिवर्स हो जाएगा, वाइस वर्सा हो जाएगा, ये वाली माइनर हो जाएगी और ये वाली दूसरी वाली मेजर हो जाएगी, जो मोर लेस सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाता हूं। जी, मोहम्मद उस्मान फ्रॉम कराची, मैं आपको आप लोगों को थोड़ी देर में अनम्यूट करता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपको दिखाता हूं। इधर भी देखिए, ये साइक्लो हेलो एल्केन है, ये ब्रोमो है, इसके साथ ये बीटा हाइड्रोजन है रेड वाली, और ये ब्लू वाली भी बीटा हाइड्रोजन है।
आपको मालूम है कि अगर ये रेड वाली एज निकलती है तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, जो कि ट्राई सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यानी मोर स्टेबल हो जाएगा। अगर ब्लू वाला एच निकलता है तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, जो कि डाई सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यानी ये वाला, और वो लेस स्टेबल होगा। तो अब बेस अगर छोटी ली है आपने, जैसे सोडियम इथॉक्साइड, तो रेड वाला एच निकलेगा ताकि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिले, यानी सेट प्रोडक्ट। तो 91% यील्ड मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन की होगी सोडियम इथॉक्साइड स्मॉल बेस यूज करने पर। लेकिन अगर आपने प्रेशरी ब्यूटॉक्साइड यानी बल्की बेस यूज कर ली, तो आपको लेस सब्स्टिट्यूटेड बेस एल्कीन जो है वो ज्यादा मिलेगी 93%, क्योंकि टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के लिए ज्यादा आसान है नीले वाले हाइड्रोजन को निकालना बनिस्बत लाल वाले हाइड्रोजन को निकालने के। ठीक है। अच्छा, मैं अब आप लोगों को अनम्यूट करता हूं, आप लोग अब मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आज के लेक्चर के मुतालिक। ठीक है, मैंने आपको अलाउ कर दिया अनम्यूट करने के लिए, अब काइंडली पूछिए। सर पीछे वाली स्लाइड दिखा सकते? बिल्कुल मैं दिखा सकता हूँ, मोस्ट वेलकम, लेट मी कम। ये वाली? यस सर। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये बल्कि ग्रुप है तो ये इसको भी तो एक्सेस कर सकता है यहाँ से, बल्कि ये वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। मैं कैसे बता कि वो यहाँ से करेगा हाँ यहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। ये ब्रोमीन के साथ वाली कार्बन अल्फा कार्बन थी, ठीक है। ये वाली कार्बन बीटा कार्बन है, ये वाली कार्बन भी बीटा कार्बन है, ठीक है। अच्छा, ये वाली बीटा कार्बन सीधे हाथ वाली, इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, जिसको बीटा हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है। इस बीटा कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, क्योंकि ये CH2 है, तो मतलब 2 बीटा हाइड्रोजन है। और तीसरी चीज क्या है, फर्दर एक और मिथाइल लगा हुआ है, कार्बन लगा हुआ है, CH3। तो कंपैरेटिवली जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो इस कार्बन पे ज्यादा है, क्योंकि जब बेस आएगी, जैसा अभी आप दिखा रहे थे मार्कर से बना के, उसके लिए यहां से एक्सेस करना मुश्किल है। ब्लू से तो इसलिए आसान है कि साथ में 2 हाइड्रोजन और लगे हुए जो कि स्मॉल साइज होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज बहुत छोटा सा होता है। लेकिन ये रेड वाली इसलिए मुश्किल है कि इसके साथ एक सी लगा हुआ है बराबर में, और सी के साथ फिर 3 एच निकले हुए होंगे, तो वो थोड़ी सी रेजिस्टेंस वो आएगी ना स्टेरिकली, वो थोड़ी आएगी, बहुत ज्यादा नहीं आएगी। इसीलिए तो 69 और 31 का रेशियो लिखा हुआ है इन्होंने ऊपर, और नीचे इन्होंने 28 और 72 का लिखा है। तो बहरहाल आएगी रेजिस्टेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस आएगी, क्योंकि CH3 हाइड्रोजन के मुकाबले में तो काफी बड़ा ही है ना, इसलिए। और कोई क्वेश्चन? सर एक और सवाल, अगर पीछे स्लाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता हूँ। ये वाली? नहीं सर, और पीछे, ठीक है। ये? और सर, और ये? ये सर, ये सर ये इसमें ये कहना था कि अगर हम लोग सोचें ऐसे कि बल्कि ग्रुप्स अटैच्ड हैं तो इनमें रिपल्जन भी ज्यादा होगी, और बिल्कुल। रिपल्जन से अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, मैं आपकी बात समझ गया। तो आप कहना चाह रहे हैं कि इस, क्योंकि मैं आपकी बात समझ इसलिए किया कि आपने अभी, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ट्रांस एल्कीन कम स्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, और सिस एल्कीन कम स्टेबल होता है। और रीजन दिया था कि ट्रांस में, सिस में दोनों ग्रुप सेम साइड पे आ जाते हैं, इसलिए अनस्टेबल होता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जब चारों ग्रुप हो जाएंगे तो उसूलन उनको और ज्यादा कम स्टेबल होना चाहिए, है ना, यही कहना चाह रहे हैं आप स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। अच्छा, इसका जवाब ये है कि जब जितने एल्काइल ग्रुप ज्यादा हो जाते हैं ना, उतना आने वाले ग्रुप को, जो कि अटैकिंग ग्रुप होगा, उसको उतनी एक्सेस कम मिलती है उस पाई बॉन्ड को अप्रोच करने की। यानी पाई बॉन्ड जो है वो उसकी गार्डिंग हो जाती है, उसको गार्ड कर लेते हैं 4 ग्रुप्स। तो उस पाई बॉन्ड की हिफाजत के लिए 4 ग्रुप्स आ जाते हैं। तो इसलिए टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है। ट्राई में 3 गार्ड है, डाई में 2 है, मोनो में 1 है। अच्छा, अब डाई में 2 है, तो फिर उन 2 के अंदर कंपैरेटिवली ट्रांस बेहतर होगा सिस के मुकाबले में, वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस की बात आ जाएगी, जब आप सिमिलर नंबर ऑफ ग्रुप्स को कंपेयर करेंगे तो। और दूसरी बात, आखिरी बात, जब आप इनको हाइड्रोजनेट करते हैं हाइड्रोजन गैस से, तो जो वैल्यूज हैं, ये तो वैल्यूज की बेसिस पे भी आपको समझ में आएगा कि टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में सबसे कम वैल्यू रिलीज होती है एनर्जी की,
इसलिए इसको हम ज्यादा स्टेबल कहते हैं। वहां से भी ये प्रूफ मिलता है। और कोई क्वेश्चन? जी स्टूडेंट, एनी क्वेश्चन? Okay student, Allah Hafiz. Inshallah we will meet in the next lecture from where we left today. Take care.